दिल्ली बनाम राजस्थान। देखिए दिल्ली मैच हारी, लेकिन फिर भी ना सबको इमोशन करके चली गई थी सिर्फ एक खिलाड़ी की वजह से, वो है करुण नायर। करुण नायर की जो कहानी है वो सबको कनेक्ट करती है। जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है, जो भी मेहनत करता है और जो भी लगा रहता है कि यार मुझे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना है, परफॉर्म करना है, मेरा वक्त आएगा। 3 साल के बाद आईपीएल में कमबैक किया और जो इनिंग खेले सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। हालांकि दिल्ली हार गई, लेकिन सबको ऐसा लग रहा था यार कोई बात नहीं, क्या कमाल की ये कहानी है। लेकिन आज भिड़ेंगी राजस्थान रॉयल्स से। राजस्थान रॉयल्स बिल्कुल स्ट्रगल कर रही है। दिल्ली बहुत अच्छा खेल रही थी पिछले मैच से पहले और पिछला मैच भी उनके हाथ में ही था, लेकिन वो 3 रनआउट ने पूरी मैच पलट दी। और उसके बाद 1-2 खिलाड़ी जो गेम को खत्म कर सकते थे, जिसमें केएल राहुल भी थे, यहां तक कि करुण नायर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, मैच खत्म नहीं कर पाए। दिल्ली हारी, क्या वापसी कर पाएगी? चलिए मैच के बारे में बात करते हैं। कर्म करता जा, फल की चिंता ना कर, फल जब आएगा तो वो बहुत मीठा होगा। ये कहानी है करुण नायर की। देखिए जिस तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट में 5 शतक लगातार लगाए, मौका नहीं मिल रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात चल रही है, 300 बनाए थे बहुत वक्त पहले, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट से बाहर हो गए। सबको उनसे एक कनेक्ट देखने को मिलता है क्योंकि बहुत अच्छा क्रिकेट खेले। और डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको बता देता हूं, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हूं, उसके बाद मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने गया हूं, चीजें बदल जाती है। जो आपका खुद का एसोसिएशन होता है ना, उसकी भी मानसिकता आपके लिए सेम नहीं रहती है, क्योंकि आप ऊपर से नीचे आए होते हैं। आपके लिए परफॉर्म करना इतना आसान होता नहीं है। आपको ना 5 स्टार होटल भी नहीं मिलती है, आपको मिलती है 4 स्टार होटल। आपको जाना पड़ता है ऐसी जगह पे जहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होता है, डोमेस्टिक क्रिकेट होता है। चीजें अलग होती है, पिच कंडीशंस अलग होती हैं। परफॉर्मेंस करना इतना आसान होता नहीं है एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को वापसी करने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से। करुण नायर ने लेकिन करके दिखाया, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, कंसिस्टेंट प्रदर्शन किया। मेरी तो ये उम्मीद रहेगी कि टेस्ट क्रिकेट भी खेले जो इंग्लैंड में होने वाला है। खैर, लेकिन जो पिछले मैच में किया उन्होंने काबिले तारीफ, क्योंकि 9 गेंदों में 26 रन बनाना बुमराह जैसे गेंदबाज के सामने, वो भी पावर प्ले में, ऐसा किसने किया है? किसी ने किया नहीं है, करुण नायर ने किया। और अपने जो गेम को ना बहुत अच्छे से पिक किया था। ऑफ स्टंप पे उनके यॉर्कर का इंतजार कर रहे थे, फिर उसके बाद जब इन स्विंग किया तो वो लेंथ को नीचे से आके पिकअप करके वहां पे रन बनाए। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो करुण नायर का जो प्रदर्शन रहा है, उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। और एक सवाल भी उठेगा ना कि फाफ डुप्लेसी अगर वापस आ जाते हैं और फ्रेजर मैकगर्क जिनका बल्ला नहीं चलता, तो किसे बाहर किया जाएगा? क्या फ्रेजर मैकगर्क के साथ वो लोग लगातार रहेंगे? क्योंकि उनसे 2-3 मैच की उम्मीद है कि परफॉर्म करेंगे और अपने दम पे मैच निकालेंगे, लेकिन अभी तक वैसा देखने को मिला नहीं है। तो टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा? करुण नायर के साथ तो आपको बने रहना पड़ेगा। करुण नायर का एक चैलेंज आगे जाके ये रहेगा कि जब स्लो बॉलर आएंगे उनके सामने, क्योंकि ये पावरफुल खिलाड़ी नहीं है, ये टाइमिंग वाला खिलाड़ी है, पेस यूज करता है, तो वो एक चैलेंज रहेगा आगे जाके उसको किस तरह से काउंटर करते हैं। लेकिन एक कमाल की शुरुआत करुण नायर की। इन पे एक और बार परफॉर्मेंस करने के लिए दिल्ली कैपिटल्स बहुत उत्सुक होगी कि ये परफॉर्म करे और टीम को आगे लेके जाए। केएल राहुल पे नजर रहेगी, क्योंकि केएल राहुल बहुत अच्छे, अभी भी मुझे लगता है बैकबोन है दिल्ली कैपिटल्स के। पिछले मैच में उनको गेम खत्म करना चाहिए था। रिस्ट स्पिनर के सामने थोड़ा स्ट्रगल करते हैं और लास्ट मैच में रिस्ट स्पिनर के सामने ही बड़ा शॉट लगाने गए, आउट हो गए। वक्त ले सकते थे, गेम को आखिर तक लेके जा सकते थे, लेके गए नहीं, मैच हारे। मुझे लगता है केएल राहुल, क्योंकि जो फॉर्म है ना उसकी जिम्मेदारी रहती है। यहाँ पे भी राजस्थान रॉयल्स के सामने चैलेंज रहेगा हसरंगा का, तीक्षणा का, और सामने अगर स्मार्टनेस ज्यादा दिखाई राजस्थान रॉयल्स ने तो इन्हें पकड़ सकते हैं, शुरुआत में ही स्पिनर का सामना करा सकते हैं। अब उसे किस तरह से काउंटर करते हैं केएल राहुल, ये देखना होगा। उन पे एक और बार जिम्मेदारी रहेगी कि दिल्ली की जो साइड है ना, इन पे बहुत निर्भर करती है, इनके परफॉर्मेंस पे बहुत निर्भर करती है। अलग अलग नंबर पे खेलते हैं, क्या ऊपर और बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन ऊपर फ्रेजर मैकगर्क का बल्ला नहीं चल रहा है। अभिषेक पुरल जब उन्हें मौका मिल रहा है ओपन करने का, वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एक चीज पे मेरी नजर रहेगी। फ्रेजर मैकगर्क ये सबसे कमजोर कड़ी है दिल्ली कैपिटल्स की इस सीजन। 46 गेंदों में 46 रन, इसके लिए तो नहीं लिया ना उन्हें, 100 के स्ट्राइक रेट से खेले, रन भी ना बनाए। दोनों में से एक चीज तो देनी पड़ेगी। सिर्फ एक ही पारी आई है 38 रनों की, उसके अलावा कोई रन नहीं बनाए फ्रेजर मैकगर्क ने, और स्ट्रगल करे। पिछले मैच में भी पहली गेंद पे आउट हो गए थे। ये ऐसा बल्लेबाज है ना कि अगर आपको इस पे दांव लगाना है तो आप कंसिस्टेंसी इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो पहली गेंद पे जाए, बड़े शॉट लगाए, उस स्ट्राइक रेट को लगभग 200 के पार लेके जाए जो पिछले सीजन इन्होंने किया था। अब दिल्ली के पास परेशानी का सबब यह है कि उनके पास जो बाहर बैठा है ना खिलाड़ी है डोनोवन फरेरा। मैं उनके साथ खेल चुका हूं। साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में एक लीग हुई थी, जिम आफ्रो T10, मेरी टीम का ये हिस्सा थे। एक मैच में हम 150 चेस कर रहे थे, 10 ओवर की गेम में, T10 था। भाई साहब मार मार के गेंद को ना, सफेद गेंद को लाल बना दिया था। उस तरीके का वो बल्लेबाज, लेकिन वो जब स्पिन आती है ना तो परेशान हो जाता है। तो क्या उसकी तरफ जाएंगे? मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करता है, ओपन भी कर सकता है। मेरे हिसाब से तो नए बॉल पे बैटिंग करना डोनोवन फरेरा के लिए बेहतर है, तो वो एक विकल्प है। लेकिन क्या फ्रेजर मैकगर्क के साथ थोड़ा सब्र का फैसला करेगी दिल्ली कैपिटल्स? ये देखना होगा। अगर उनका बल्ला नहीं चला तो दिक्कत तो होगी। चलिए प्लेइंग 12 पे नजर डाल देते हैं। फ्रेजर मैकगर्क का नाम या तो स्लैश डोनोवन फरेरा ये प्लेयर, उसके साथ अभिषेक पोरेल, केएल राहुल, अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स लास्ट मैच में
स्पिनर के सामने आउट हो गए, मुझे लगता है अच्छा प्लेयर है, उन पे जिम्मेदारी रहेगी वो गेम को फिनिश करने की। आशुतोष शर्मा और करुण नायर को आप बीच में खिलाइए, उन पे ज्यादा जिम्मेदारी दीजिए। विपराज निगम आ जाते तो यहां तक ना आपके पास 8 अच्छे बल्लेबाज आ जाते हैं, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, मोहित शर्मा और मुकेश कुमार। अब ये टीम में क्या बदलाव कर सकते हैं? अगर यहाँ पे फाफ डुप्लेसी आ जाते तो सीधी सीधी उनकी जगह बन जाती है, वो ओपन कर लेते और एक एक स्लॉट सबका नीचे चले जाता है। लेकिन अगर वो नहीं आते तो फिर आपको वो जो पिछले मैच में प्लेइंग 12 थे उसी के साथ आपको जाना चाहिए। और अगर फ्रेजर मैकगर्ग और फाफ डुप्लेसी दोनों आ जाते तो फिर आपको एक बल्लेबाज को निकालना पड़ेगा। वो एक बल्लेबाज कौन होगा ये आपको देखना है। करुण नायर को आप नहीं छेड़ सकते, करुण नायर तो आपको खिलाना ही खिलाना है। राजस्थान रॉयल्स, यशस्वी जायसवाल सबसे बड़े पॉजिटिव थे पिछले मैच में। 75 रन की पारी 47 गेंदों में आई, 10 चौके 2 छक्के। ऐसा लग रहा था कि ज्यादा बेहतर प्लानिंग के साथ आए थे, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था राजस्थान रॉयल्स के लिए। मुझे क्या लगा सबसे अच्छा कि क्या गेम प्लान था उनका। अक्सर ना ज्यादा स्क्वायर खेलने जाते हैं, मैंने रिविजिट करने की बात की थी पिछले मैच में कि आप ऑफ साइड का गेम आप नीचे खेलते हो, लेग साइड का गेम आप हवा में खेलते हो, ज्यादा स्क्वायर खेलते हैं। लेकिन यहाँ पे ना रिविजिट करके सामने खेलने की कोशिश की थी। आप अगर उनका वैगन व्हील भी देखेंगे ना पिछले इनिंग में तो आपको पता चलेगा कि सामने ज्यादा कोशिश कर रहे थे रन बनाने की, तो वो परसेंटेज भी सामने ज्यादा बेहतर था। ये एक बहुत अच्छे प्लान के साथ उतरे थे, इसी वजह से कामयाबी मिली। यहाँ पे एक चैलेंज रहेगा यशस्वी जायसवाल के लिए। लेफ्ट आर्म गेंदबाज को बहुत बार आउट हुए, तो लेफ्ट आर्म गेंदबाज है इनके पास मिचेल स्टार्क, उसके सामने किस तरह से काउंटर करते ये देखना होगा। अब राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना क्या है? संजू सैमसन लगातार उस तरीके के आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं। पिछले मैच में भी देखा था कि पहला जब चौका आया पावर प्ले की खत्म होने पे, मतलब आखिरी ओवर में संजू सैमसन के बल्ले से चौका आया, तो एक चिंता का विषय है क्योंकि वो तो आक्रामक अंदाज से खेलते हैं ना। अब वो अंदाज नहीं होगा तो पावर प्ले में पिछले मैच में लगभग 45 रन के आसपास आए थे, जो आज के जमाने में कम थे, और इन दी एंड वो फासला बहुत बड़ा हो गया था और आरसीबी आराम से जीत गई थी। तो वो एक बात का ध्यान रखना होगा संजू सैमसन को कि आक्रामक अंदाज से खेलते रहे, क्योंकि अगर आक्रामक अंदाज से खेलते हुए आउट हो तो नीचे जो प्लेयर है उनको वो रोल अदा करना पड़ेगा। लेकिन संजू सैमसन जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं जब अटैक करते हैं सामने वाली टीम को। राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे दिक्कत वाली बात क्या है कि उनकी बैटिंग डेप्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास ऑलराउंडर नहीं है, और इसी वजह से हसरंगा को एक बार 5 नंबर बैटिंग कराई थी। चाह रहे थे कि यार वो थोड़ी बैटिंग दे दे हमें तो हमारा ऑलराउंडर का रोल वो अदा कर सके, जो मुझे लगता है उन्होंने अभी कुछ किया नहीं एज ए ऑलराउंडर। वो बैटिंग कर सकते हैं लेकिन ऊपर नहीं, नंबर 8 तक अगर बैटिंग करे तो कुछ दे सकते हैं। खैर, अब वो नहीं है तो क्या होता है कि बैटिंग दर लंबी करने जाते हैं तो उन्हें गेंदबाज कम मिलता है। अब ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? किसी एक प्लेयर को लंबी पारी खेलनी पड़ेगी। अब चाहे वो आपके कप्तान संजू सैमसन हो, यशस्वी हो, या फिर रियान पराग, जो मुझे लगता है कि एक बड़ी पारी खेल सकते हैं। तो अगर इनसे लंबी पारी नहीं आई तो फिर दिक्कत होगी, और इसी वजह से आखिरी के अगर 4 ओवर का आप आंकड़ा निकाले तो रन रेट जो है राजस्थान रॉयल्स का वो 10 सवा 10 का है, तो कम है आज के जमाने में उस लिहाज से अगर आप देखें तो उस लिहाज से आपको एक प्लेयर वो लंबी पारी खेले राजस्थान रॉयल्स के लिए बेहद जरूरी है। अगर जेन्युइनली देखा जाए तो इनकी गेंदबाजी भी स्ट्रगल कर रही है। चाहे वो आप जोफ्रा आर्चर का भी नाम ले लो ना, तो अच्छे प्रदर्शन के फॉर्म में आए हैं लेकिन उतना बढ़िया काम करके अभी तक दिया नहीं है। पिछले मैच में भी ना एक लेंथ आगे डालने की जरूरत थी, फिल शॉट ने उनको आड़े हाथ लिया था। अब दूसरी बात, जो उनके स्पिनर भी हैं तीक्ष्णा और हसरंगा, वो भी इतना अच्छा काम नहीं करे जितनी उनकी उम्मीद है। साथ ही में मुझे लगता है कुमार कार्तिक को ना ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं गेंदबाजी में। अगर वो करेंगे तो फायदा हो सकता है, क्योंकि वो रिस्ट स्पिन भी डाल सकते हैं, फिंगर स्पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तुषार देशपांडे और ये जो टीम इकट्ठा हो रही है ना, वो काम नहीं कर पा रही है जो ट्रेंड बॉल करते थे। ट्रेंड बॉल नए गेंद से ना आपको विकेट तो निकाल के देते थे, अर्ली ब्रेक थ्रू मिलता था जिससे बाकी गेंदबाजों को आसानी हो जाती थी। और यहां तक कि युजवेंद्र चहल जब इस टीम का हिस्सा थे तो आखिर में आके ना यहां तक कि आप बैंक कर सकते थे कि डेथ ओवर में उनको एक आध ओवर तो निकाल के दे। तो वो वैसी गेंदबाजी यूनिट मिस कर रहे हैं। अब वो कौन काम करेगा ये देखना होगा, लेकिन अगर नए बॉल पर विकेट मिली जो जोफ्रा आर्चर का काम रहेगा तो ही उनका काम बनेगा। तो जोफ्रा आर्चर को एकदम एग्रेशन के साथ गेंदबाजी करनी होगी, यहां तक कि उतनी पेस पे ना, जब मैं मोने मॉकल के साथ खेलता था दिल्ली में, मुझे याद है हम उनसे ये कहते थे, क्योंकि उनका फॉर्म कमाल का था, आप आके यॉर्कर भी डाल सकते हैं, आप आके ना गेंद को आगे भी डाल सकते हैं, आप अटैकिंग गेंदबाजी करिए जिसमें उनको विकेट भी मिलती थी। वही काम जोफ्रा आर्चर को करना है कि आप आओ, भले आपको रन की चिंता नहीं करनी है लेकिन आपको लेंथ उस तरह से डालनी है कि आप स्टंप को रेगुलर टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि इनस्विंग डालते हैं ना राइट हैंड बल्लेबाज को, तो वो उनको एग्रेसर वाला काम और विकेट टेकिंग एबिलिटी वाला काम करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर इस बॉलिंग यूनिट को दिक्कत होगी। प्लेइंग 12 की बात कर लेते हैं। यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन ना ये सोच रहे हैं कि मैं लंबी पारी खेलूंगा। मुझे लग रहा है ना उनको बेबाक अंदाज में खेलना चाहिए। यशस्वी ने भी जो सीधा खेलने का प्लान बनाया वो बेहतर है। वो जो रोल है लंबी पारी खेलने का वो आप दे दीजिए रियान पराग को, थोड़ा सिंगल डबल खेले और लंबी पारी खेले, और आखिर में ना वो ताबड़तोड़ तेज बल्लेबाजी भी कर सकते हैं सेट होने के बाद, तो ये रोल वो अदा करें।
नंबर 3 पे आ जाए नीतीश राणा, और अगर लंबी पारी हो गई तो रियान पराग नंबर 3 पे आ जाए, तो 4 तो आपके ये हो गए। फिर उसके बाद ध्रुव जरेल, उन्होंने पिछले मैच में अच्छी पारी खेले थे। सिमरन हेटमायर और एक और बल्लेबाज के बारे में आप सोचेंगे। शुभम दुबे आते हैं एज एन इंपैक्ट प्लेयर, लेकिन वैभव सूर्यवंशी भाई खिलाओ ना, अगर वो तैयार लग रहा है जो नेट में आपको दिख रहा है तो मैं तो खिला दूंगा उसे। तो वैभव सूर्यवंशी, फिर वनिंदु हशरंगा, जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्ष्णा, संदीप शर्मा। अब ये तो हो गए आपके 11। उसके बाद क्या आप 12वां प्लेयर अगर पिच पे थोड़ी सी स्लोनेस है तो कुमार कार्तिकी की तरफ आप चले जाइए, और अगर नहीं है तो फिर एक फास्ट बॉलर कौन, तुषार देशपांडे, युद्धवीर सिंह या आकाश मडवाल। यार आकाश मडवाल अगर अच्छा खेल रहा है तो आप उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं। ये सारे फैसेट्स के बारे में राजस्थान सोचे कि मैं तो आकाश मडवाल को जरूर खिलाना चाहूंगा। 2 मैचअप में देखना चाहूंगा, एक यशस्वी जायसवाल बनाम मिचेल स्टार्क। देखिए मिचेल स्टार्क लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म गेंदबाज यशस्वी जायसवाल को आउट करते हैं। 13 इनिंग हुई है, 6 बार लेफ्ट आर्म गेंदबाज को आउट हुए। इस सीजन में हमने देखा था अरशद खान के सामने आउट हुए थे, खलील के सामने आउट हुए थे, वो एंगल थोड़ा परेशान करते हैं। तो यहाँ पे यशस्वी किस तरह से काउंटर करते हैं और मिचेल स्टार्क को ये बात पता होगी, तो वो एक मैचअप बड़ा जबरदस्त होगा। दूसरा मैचअप केएल राहुल बनाम राइट आर्म लेग स्पिनर। इस साल भी 4 इनिंग में 2 बार रेस्ट स्पिनर को आउट हुए जो ऐसी गेंदबाजी करते हैं। पिछले मैच में करण शर्मा को आउट हुए थे। हसरंगा, क्या राजस्थान रॉयल्स हसरंगा को सीधा लेके आ सकती है केएल राहुल के सामने। और मैं ये भी देखना चाहूंगा कि उस चीज को केएल राहुल बेहतर तरीके से काउंटर करे, वो एक चैलेंज रहेगा। तो ये 2 मैचअप में जरूर देखना चाहूंगा। एक और मैचअप है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जोफ्रा आर्चर बनाम फ्रेजर मैकगर्क। फ्रेजर मैकगर्क अगर खेलते हैं, क्योंकि फॉर्म में नहीं है, तो क्या पूरे ऑल आउट जाएंगे जोफ्रा आर्चर स्टंप को टारगेट करने में उनके सामने, ये मैं देखना चाहूंगा। क्या यॉर्कर वो फुल लेंथ लॉन्ग ऑन का फील्डर है या नहीं है, क्या सोच रहे जोफ्रा आर्चर, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। खैर अब मैच के लिहाज से देखेंगे तो ऐसा लग रहा है ना कि दिल्ली ज्यादा बेहतर पोजीशन में है, राजस्थान रॉयल्स नीचे के पायदान पे है, दिल्ली ऊपर के हिस्से में मौजूद है पॉइंट्स टेबल पे अगर नजर डालेंगे तो। लेकिन मैं ये मुकाबला ना बराबरी का मानता हूँ। पिछली हार जो मिली है दिल्ली को, उसके सामने कैसे उभरेंगे ये देखना होगा। खैर राजस्थान भी हारी आरसीबी के सामने अपने घर में, वो बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है बराबरी का मुकाबला है। आप लोगों को क्या लगता है?